हेलो दोस्तों, आ गए हम एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम देखेंगे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो उस बिहाफ पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। मैं बायर्स हूँ और जिससे मैंने प्रॉपर्टी ली है वो सेलर है। मैंने एक एग्ज़ाम्पल के लिए एक 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, जिसमें मैंने 50 लाख सेलर को दिए। उसमें से 30 लाख मैंने एक नंबर में दिए, 20 लाख दो नंबर में। एक नंबर का मतलब होता है कि उन अमाउंट पे मैं रजिस्ट्री कराऊंगा, और दो नंबर का मतलब होता है कि वो मैं अमाउंट शो नहीं करूंगा। सर्कल रेट के अकॉर्डिंग हम रजिस्ट्री करा सकते हैं। ये जर्नल केस है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि पहले एग्रीमेंट की सेल होता है, जिसमें कि टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, लैंड, किस डेट पे वो हैंडओवर की जाएगी, उसमें जो भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है वो मेंशन होती है, और वो बोथ पार्टियों के द्वारा साइन की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि इससे कैसे कैलकुलेशन होगी। तो एग्जांपल के लिए 50 लाख की प्रॉपर्टी है, जिसमें 50,000 हमारे रजिस्ट्री का चार्ज लगेगा। उसमें 10,000 की हमारी एक पर्ची और कटती है, वो रेड क्रॉस सोसाइटी की होती है। इसके बाद हम ब्रोकरेज देते हैं, जो कि 1% होता है डीलर को, वो 50,000 मान लेते हैं। उसके बाद हम स्टैम्प पेपर परचेज करते हैं, जो कि वुमेंस और मेंस के लिए अलग अलग होते हैं। वुमेंस के लिए होते हैं 5% और पोस्ट, और मेंस के लिए 7% और पोस्ट। एग्जाम्पल में हमने 30 लाख की प्रॉपर्टी ली हुई है, तो 5% के अकॉर्डिंग 1.5 लाख रुपये की स्टैम्प ड्यूटी बन गई। टोटल जो हमने 50 लाख की प्रॉपर्टी दी थी, वो अराउंड हमको 52 से 53 लाख में पड़ गई। इसके अलावा हमको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। लाइक जब हम एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, तो घर के साथ सामान या फिर दुकान के साथ सामान हमको मिलेगा या नहीं, इसके लिए पहले ही आप सेलर से बात कर लीजिए। अदरवाइज बाद में काफ़ी परेशानी होती है। वो ये बोल सकते हैं कि ये मैंने बात नहीं कही थी कि मैं सामान साथ लूँगा या नहीं लूँगा, तो इस चीज़ को आप प्लीज़ डिस्क्लोज किया करें। इसके बाद आपको अपना मीटर अपने नाम करवाना होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है, वाटर जो मीटर होता है, सीवरेज मीटर होता है, एमसीबी के अंदर जो आता है, वो आपको अपने नाम करवाना है। रजिस्ट्री के बाद भी हो पाएगा ये, और रजिस्ट्री के साथ साथ आपको नोटेशन भी अपने नाम करवाना है। इसमें कुछ स्कैम है जो मैंने ध्यान दिया, लाइक लोन के रिगार्डिंग। अगर आप लोन लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, तो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी का नक्शा पास नहीं होता, उसका लोन कैंसिल नहीं होता। NBFC काफ़ी सारे बैंकिंग जैसे भी और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो दे देते हैं, लेकिन उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रोसेसिंग फीस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लोन के लिए पता किया कि मुझे 30 लाख का लोन चाहिए, जिसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख। तो लोन आपको एक ही % मिलता है एक प्रॉपर्टी से। इसमें लोन की एप्लीकेशन फीस की 5,000, जो प्रोसेस चार्ज था वो 1% 30,000 होगा। इंश्योरेंस के परसेंटेज भी बताते हैं, और साथ साथ ये भी बोलते हैं कि आपका ये जो लोन अमाउंट होगा उससे कट के आएगा। तो आप इंश्योरेंस का 4% आप नॉर्मली ले लीजिए, जिसका बन जाता है 1,20,000। टोटल ये 1.5 लाख से ऊपर आपका अमाउंट हो जाता है, जो कि लोन अमाउंट से ही डिटेक्ट होता है। इसके ऊपर आप इंटरेस्ट भी पे करते रहेंगे जब तक कि पूरी EMI आपकी ख़त्म ना हो जाए। इसमें ही ओवरऑल जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 10 से 11% होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है बैंकिंग के अकॉर्डिंग। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी प्रॉपर्टी ले मेक श्योर करिएगा उसका नक्शा पास है। यूजुअली 50 गज से ऊपर के नक्शे पास होते हैं, 50 गज से नीचे के नक्शे पास नहीं होते, जिसके कारण जो आम लोग हैं आपके और मेरे जैसे, वो प्रॉपर्टी पर लोन नहीं ले पाते, और अगर ले पाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली होता है उनके लिए। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी बाय करना, परचेज करना वर्थ है या नहीं है, मतलब हमारे लिए वैल्यूएबल रहेगा या नहीं रहेगा। उसका एक जनरल फॉर्मूला है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये बिल्डिंग या ये घर या ये दुकान परचेज करना हमारे लिए फ़ायदे का सौदा रहेगा या नहीं। इसमें हम सिंपली ये एज्यूम करते हैं कि जो भी
बिल्डिंग की कॉस्ट होती है उसका 1% हमको एनुअली मिल रहा है या नहीं। अगर 1% मिल रहा है तो वो वैल्यूएबल रहेगा। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर 50 लाख का घर है जिसमें 25 लाख की ज़मीन है और 25 लाख की इसकी बिल्डिंग, तो मेरे को अगर 25,000 रेंट मिलेगा तो ये मेरे लिए फ़ायदे का होगा या फ़ायदे का बिजनेस। लाइक सब्सक्राइब करो भाइयों चैनल को।